पिस्टन का टीडीसी देख लिया, पता चल गया अब टीडीसी कहां पर है, सबने देख लिया। पिस्टन जब अपने सब सिलेंडर लाइनर में सबसे ऊपरी स्थान में है, यानी सिलेंडर हेड के नजदीक है। अब इससे ऊपर नहीं आ सकता, ये घुमा घुमा क्लॉकवाइज ही घुमा। अब ये नीचे जाने लग गया, चला गया, डाल, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, पॉज कर लेना पड़े, और घुमा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, सामने घुमा, फिर से वैसे घुमा जैसे घुमा रहा था। अब उल्टा घुमा, थोड़ा सा सीधा घुमा और घुमा, थोड़ा सा उल्टा घुमा घुमा, बस ये एक पोजीशन आ गई। अब ये दो पिस्टन आ गए टीडीसी पर और दो चले गए बीडीसी पर। अब ये टीडीसी से बीडीसी तक की कितनी दूरी है इसे हम नापेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमने लॉक किया था पहली माप लेने के लिए, तो हम इसे लूज कर लेंगे, यहाँ से पकड़कर इसे खोलेंगे, इसे यहाँ से टिका लेंगे इसमें। अब ये हमने इसको टिका दिया, ये जो स्पिंडल बाहर निकला ये पिस्टन पे टिक गया है, टकरा गया है, ये देखो। अब ये नीचे को नहीं सरक रहा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। अब ये वह स्थान है जहाँ से और पिस्टन नीचे नहीं जा पा रहा है। एकदम वर्टिकल होना चाहिए इसके ऊपर, एकदम सीधा, ये नहीं ये ऐसे ऐसे किसी तरफ को इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए, और ये पिस्टन हेड को टच भी करना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं। अब हम यहाँ इसकी गणना पढ़ लेंगे। 8 सेंटीमीटर तक ये सीधा गया है, 8.5 हो गया, 85 हो गया, 86, 87, मुख्य पैमाने के भाग का मान इसमें पढ़ना है। ये है मेन स्केल, इसमें एक खाना 1 मिलीमीटर का है। यहाँ देख रहे हो ये 8 आ गया, 8 के बाद 5 भी आया, 5 के बाद ये 3 और आगे गया है, यानी इसका 88वां वाला भाग वर्नियर पैमाने के 0 के सामने आया है, दिख रहा। तो 88 मिलीमीटर पूरे पूरे हो गए। अब ये देखना है कि वर्नियर पैमाने का कौन सा भाग मुख्य पैमाने के भाग की सीध में है। ऐसा दिखा रहा है, ये 8 के बाद वाला दिखा रहा है, उसमें उंगली लगा दे जरा, तब 0 के बाद दूसरा जहाँ पर मेरी उंगली है ये 8। अब ये देखो वर्नियर पैमाने का जो 8 लिखा है वो मुख्य पैमाने के भाग के सीध में आ रहा है, मगर 8 लिखा है उसका जो 1 है, 0 से 1 के बीच में 5 खाने हैं, तो 0 से 8 के बीच में कितने हो गए, 40 खाने, और एक भाग का मान है 0.02, तो 40 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 0.80। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी निकल गई, 88.80 मिलीमीटर। आ गई बात समझ में। लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी निकली, 88.80 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम इसी की सहायता से, क्योंकि ये मल्टीपर्पज टूल है, क्या क्या नाप सकता है,
बाहरी व्यास नाप सकता है, आंतरिक व्यास नाप सकता है और गहराई नाप सकता है। ये सबसे बेस्ट टूल है, आज भी यूज हो रहा है। हाँ, इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, तो फिलहाल के लिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम इसको यही माप लेकर इसी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या पता चल गया बेटे, ये 8.80 तो आया। मैंने क्या देखा कि ये तो टीडीसी से नीचे है, तो जो माप रीच की है वो माप लेंथ ऑफ स्ट्रोक की जो आ रही है उससे घटानी पड़ेगी। घटाओ उसको, रीच ऊपर 0.20 को कम करो। ध्यान में रखनी है टीडीसी कहां पर है, टीडीसी तो ये ऊपर से 3.20 नीचे है। तो जो 88.80 माप आई थी उसमें से 3.20 माइनस करनी पड़ेगी, तो कितनी आई 85.60। फिर इसको लूज करें। अब इसी टूल की सहायता से हम इसको निकाल दो, सिलेंडर हेड गैस्केट को निकाल दो। सहायता से इसका आंतरिक व्यास भी माप सकते हैं। इसमें पिस्टन यूं चल रहा है, कनेक्टिंग रॉड कैसे लगी है, यूं लगी है। तो कनेक्टिंग रॉड के जो बिग एंड, कनेक्टिंग रॉड की जो गजन पिन लगी है वह इस तरफ आएगी। समझ में आ रही बात? जिस तरफ गजन पिनें होती हैं वहां पर का व्यास थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा, नॉन थर्स्ट साइड है। पिस्टन चल रहा है ऐसे, तो इस तरफ का व्यास हम नाप लेते हैं। हमने ये डाल दिया, इसको इसके साथ टिका दिया। अब हम इसे खोल लेते हैं। सावधानी, ये सिरे एकदम 90 डिग्री पर होने चाहिए, वर्टिकल। आई बात समझ में? ये नहीं कि ये थोड़ा बहुत इंक्लाइंड हो, आड़े तिरछे, और नीचे की बेस लाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करेंगे, उसके बाद पढ़ने की विधि सेम है। हमने इसे लॉक कर दिया। अब इसका जूम कर ले। वर्नियर कैलिपर का 5वां भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग के सीध में आ रहा है। वो 0 से 1 जो लिखा है, 0 से 1 के बीच में 5 भाग हैं वो। तो 5वां भाग जब मिल रहा है सामने, तो एक भाग का मान है 0.02, तो 5 भागों का मान कितना हो गया 0.10। तो टोटल माप क्या आई कि इसमें इनलेट वाल्व कौन सा है और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है, और दोनों में फर्क क्या है। ये इनलेट मैनिफोल्ड मैंने बताया था क्योंकि इस रास्ते से फ्रेश एयर अंदर आनी है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, और सिलेंडर ब्लॉक के साथ ये लगा हुआ है। तो एल्यूमिनियम जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, पर इसके अंदर जो गैसें जा रही हैं वो ठंडी हैं, इसलिए ये एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। यहाँ पर देखोगे ये मैनिफोल्ड यहाँ आकर मिला है, जो फ्रेश एयर फ्यूल मिश्रण आ रहा है इधर आ रहा है, तो ये अंदर से बाइफरकेट हुआ है, ये 2 भागों में जा रहा है। यानी ये 2 वाल्व इनलेट वाल्व है। क्या है? इनलेट वाल्व है। ये कहलाता रनर 1, 2। ये क्या है? रनर है। अब इसी में एक एक वाल्व और है। इस वाल्व और इस वाल्व में क्या अंतर है? एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा। बड़ा कौन है? इनलेट। इनलेट वाल्व बड़ा है
और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा है। जिस भी वाहन में, जिस भी इंजन में दो ही वाल्व होंगे, यानी एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, तो उसमें इनलेट वाल्व बड़ा और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होगा। क्यों होगा, इस पर भी बात करेंगे। ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, इसका पता ऐसे भी चल जाता है। देखो, इनलेट वाल्व के ऊपर कम कार्बन है और एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर ज़्यादा कार्बन है, क्योंकि इसको कार्बन के साथ ही इसकी दोस्ती है। समझ में आई? पर इसकी भी संगत इसके साथ है, तो थोड़ा संगत की रंगत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जो कालिख इस पर पूती थी, इसलिए वो कालिख थोड़ा सा इस पर भी पूत गई। इसलिए तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगी। समझ में आ रही बात? इस पर हम फिर अलग से लेसन लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये दो, ये इनलेट वाल्व है, क्योंकि ये रनर भी देख सकते हैं, तुम देख सकते हो, ये रनर आ रहे हैं, तो ये दो इनलेट वाल्व हो गए, ये दो इनलेट वाल्व हो गए। यानी 4 सिलेंडर में 4 के 4 इनलेट वाल्व हो गए और 4 एग्जॉस्ट वाल्व हो गए। अब एग्जॉस्ट वाल्व को देखोगे तो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग रनर्स हैं इसमें, क्योंकि इससे गर्म गैसें निकल रही हैं, और जो गर्म गैसें निकल रही हैं उनका तापमान 750 डिग्री से ज़्यादा है। यानी 300 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनका तापमान है। तो उस तापमान को सहन करने के लिए, और उन्हें पिस्टन पीछे से प्रेस कर रहा है, तो उसमें प्रेशर भी है, ताप भी है और दाब भी है, और जब भी दाब बढ़ता है तो उससे तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जो इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन की विशेषता यह है कि वह हीट को सहन कर सकता है, दबाव को सहन कर सकता है। हीट के कारण उसमें जो प्रसार होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी ऊष्मा दी जाती है, किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उसके कारण ही ऊष्मीय प्रसार होता है। वो रेखीय प्रसार भी हो सकता है, वो आयतनिक प्रसार भी हो सकता है, वो क्षेत्रीय प्रसार भी हो सकता है। तो उस प्रसार को भी रोकने के लिए वो कम से कम हो, इसलिए ये मटेरियल कास्ट आयरन यूज किया जाता है। तो इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो अंतर होता है वो क्या है कि इनलेट मैनिफोल्ड वो एल्यूमिनियम का होता है, आजकल वो प्लास्टिक का भी होता है। पर यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड एल्यूमिनियम का है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हमेशा ही कास्ट आयरन का होगा। समझ में आ रही बात? तो टीडीसी आपने देख लिया, बीडीसी देख लिया, इंजन के साथ रिलेटिव जो ये मोशन हो रहा है, इसके साथ ये फ्लाईव्हील लगा हुआ है। ये फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड में फिट है, उसके साथ ये पुली भी लगी हुई है। यहाँ ये फ्रंट एंड में एक और पुली है। तो जो भी ऊष्मा के को कन्वर्ट करके, जो भी हीट को कन्वर्ट करके मैकेनिकल वर्क हम लेना चाह रहे हैं, इससे जो भी मैकेनिकल पावर इससे मिल रही है, उसे लेने के लिए हम यहाँ से पुली चला के किसी और शाफ्ट को भी चला सकते हैं। यहाँ पर से हम डायनामो को चला सकते हैं, अल्टरनेटर को, चार्जिंग सिस्टम के। हम एसी के कंप्रेसर को भी यहीं से चलाते हैं। वाटर पंप को भी, जो पानी इसके अंदर सर्कुलेट हो उसके, या कूलेंट जो भी सर्कुलेट हो रहा है, वह भी इंजन की क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव ले रहा है। ये जो वाल्व खुल बंद हो रहे हैं, वो केम शाफ्ट को ड्राइव देने के लिए इसके अंदर केम का गियर भी है, जो अंदर आपस में चेन से जुड़ा हुआ है। फ्यूल इंजेक्शन पंप लगेगा डीजल इंजनों में, जो करेक्ट टाइम पर फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है इंजेक्टर के द्वारा और करेक्ट मात्रा में, तो वह भी इसी इंजन से ड्राइव ले रहा है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग का पंप भी इंजन से ही ड्राइव ले रहा है। तो ये सारी ड्राइव लेने के लिए विभिन्न प्रकार की पुलियों का या गियर्स का प्रयोग किया जाता है। एक घूमती हुई शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को घुमाने के लिए ड्राइव कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर बाय पुली, बेल्ट और पुली, और बाय चेन एंड स्प्रॉकेट, एंड थर्ड वन इज बाय गियर ड्राइव, गियर ट्रेन्स। समझ में आई? एक घूमती हुई शाफ्ट का गियर एक बगल में
खड़ी वाली शाफ्ट को घुमा सकता है, पर जब वो डायरेक्ट घुमाएगा तो एक क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब हमको दोनों ही एक ही दिशा में चलने वाले चाहिए, तो उन दोनों के बीच में एक आइडल गियर लगा दिया जाता है दिशा परिवर्तन के लिए। समझ में आ गई बात? तो इतनी सारी जो भी ऊर्जा इंजन बना रहा है वह ऊर्जा कई चीज़ों को चलाने के काम आती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये जो पुराने इंजन थे इनमें कई कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बन रहे हैं और अधजले हाइड्रोकार्बन भी वायुमंडल में जा रहे हैं, जो कि मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण एवं धुआं नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि जितनी मात्रा स्टोइकियोमेट्रिक हो एयर फ्यूल रेशियो और वह करेक्ट टाइम पर जले, उससे जो बनने वाले बाई प्रोडक्ट हैं वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी ना निकलें, अधजले हाइड्रोकार्बन भी ना निकलें, पार्टिकुलेट मैटर्स भी ना बने, वायुमंडल पर्यावरण को पूरी तरह से संरक्षित रखें। हमारी जो मशीन है वो वायुमंडल को प्रदूषित ना करे। इसके लिए ज़रूरी है कि इंजन का तापमान कितना है, तो उसके लिए लगाया गया इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। हवा की मात्रा को मापने के लिए कि जितनी मात्रा हवा की जानी चाहिए उतनी मात्रा अंदर जा रही है या नहीं जा रही है, इसको मापने के लिए लगाया गया एयर मास फ्लो सेंसर या मास एयर फ्लो सेंसर। अब वो कई प्रकार के होते हैं, वो एनीमोमेट्री पर भी कार्य करते हैं, वो ऑप्टिकल सेंसर भी हो सकते हैं, वो हॉल इफेक्ट सेंसर भी हो सकते हैं। उसके बाद ये क्रैंक पोजीशन क्या है? अभी हमने वाल्व टाइमिंग पढ़ाऊंगा तुमको तो बोलूंगा कि इनलेट वाल्व्स ओपन एट 15 डिग्री बिफोर टीडीसी एंड क्लोज एट 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी। कहां से पता चलेगा? जो भी क्रैंक एंगल है वह इस फ्लाईव्हील से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील का काम क्या है? फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड पर फिट होता है। यह पावर स्ट्रोक में प्राप्त ऊर्जा को संरक्षित करता है। उस ऊर्जा का कुछ भाग यह इंजन को ही, क्रैंकशाफ्ट को ही वापस कर देता है ताकि अदर स्ट्रोक पूरे हो सकें, लाइक एग्जॉस्ट, देन सक्शन एंड कंप्रेशन। ये 3 स्ट्रोक भी पूरे हों। और यहाँ से क्लच लगा के क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, गियर बॉक्स, उस ऊर्जा को हम पहियों को भी घुमा सकते हैं। और जो अगली तरफ लगा हुआ है अल्टरनेटर, एसी का कंप्रेसर, वाटर पंप और जो एसेसरीज इसके साथ लगी हुई है वह भी चल सके। तो वो सारी ऊर्जा जो संरक्षित ऊर्जा है वह एसी फ्लाईव्हील में रहती है। और फ्लाईव्हील जितने डिग्री पर चल रहा है वही क्रैंक का एंगल होता है। तो उसे मापने के लिए यहाँ पर एक क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगाया जाता है, जो कि क्रैंक शाफ्ट की स्पीड को भी पता करता है और क्रैंक के एंगल को भी पता करता है। और इसकी सूचना वह इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को बताता है, उसके कंप्यूटर को बताता है। अब केम शाफ्ट ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की हमें रोटेशन का पता चल गया, यह इंजन कितने आरपीएम पर चल रहा है, पर वाल्व खुला है, खोलना है, बंद करना है, इसके लिए हमको केम फेज एंगल, केम का भी एंगल का पता होना चाहिए। तो उसको जांचने के लिए लगाया जाता है केम फेज सेंसर कि केम शाफ्ट अभी कहाँ पर है और जो भी एयर फ्यूल मिश्रण इसके अंदर जला उसने क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनाए, इस और वो कौन कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल में जा रही हैं, इसे चेक करने के लिए, फिर मॉनिटरिंग करने के लिए इसकी एक और हवलदार साहब खड़े कर दिए गेट पर, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पे लगा दिए। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड नहीं, एग्जॉस्ट पाइप के बाद लगता है आजकल कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर जो हैं वो 3 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर एंड 2 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर होते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में से नाइट्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को
अलग कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। वो प्लेटिनम धातु उसमें यूज की जाती है। एक होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को, वही कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। एक HC में से कार्बन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इस तरह से ये 2 वे एंड 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में जाने से पहले एक ऑक्सीजन सेंसर होता है, एक सेंसर उसके बाद होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर ने अपना काम सही ढंग से किया या नहीं किया। ये कैटालिटिक कन्वर्टर कहीं एग्जॉस्ट गैसों के कारण ब्लॉक तो नहीं हो गया, तो प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर उसके साथ और लगा रहता है, जो प्रेशर के वो क्या डिफरेंस आया इनके बीच में उसकी गणना से पता चल जाता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर चोक हो गया है या DPF इसका चोक हो गया है, रीजनरेशन की आवश्यकता है। तो आजकल इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। ECU क्या कर रहा है, उन सेंसरों से सूचना ले रहा है। उसमें मुख्य सेंसर कौन कौन से हैं? इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर, केम फेज सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, और उसी हिसाब से एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर। उसी हिसाब से जैसे एक्सीलरेटर पेडल को दबाया हुआ है वो एक पोटेंशियोमीटर है, वो जितना दबता रहेगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होती रहेगी, और उससे जो सिग्नल मिल रहा है वो उसी हिसाब से ECU थ्रॉटल मोटर को चलाएगा और थ्रॉटल वाल्व को खोलेगा। और ठीक उसी समय वो इंजेक्टर के सोलोनाइट को भी पल्स विड्थ देगा, उसका ड्यूटी साइकिल कि वो कब से खुलना चाहिए, कब तक खुलना चाहिए, कितनी वोल्टेज देकर वो कितना खुलेगा, कितनी मात्रा फ्यूल की इंजेक्ट करेगा। ये सब उसके माइक्रो प्रोसेसर में, लुकअप टेबल्स में, उसकी मेमोरी में डेटा भरा हुआ है। अब कंप्यूटर क्या कर सकता है, जो भी डेटा उसके पास है और जो डेटा उसको सेंसर से प्राप्त हो रहा लाइव, इनका आपस में इंटरप्रिटेशन कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, और उस पल्स विड्थ को कम या ज़्यादा करके फ्यूल की मात्रा को कम और ज़्यादा कर सकता है एज पर कितनी हवा उसके अंदर जा रही है। और वो मिश्रण जो है एयर फ्यूल का मिश्रण वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक रहे। समझ में आ गई बात? तो अब जो भी हीट इंजन की क्या परिभाषा बताई थी मैंने, इंजन एक मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, और ये हीट फ्यूल के जलने से प्राप्त होती। कहाँ? इंजन सिलेंडर के अंदर। और भी कुछ बोला था कि ओनली 25 to 30% हीट कैन बी यूज्ड फॉर द मैकेनिकल वर्क, जो रेस्ट हीट है उसको डिसिपेट करना है। तो जो 70% हीट है वो बाहर जा रही है, उनमें से कुछ परसेंट तो कूलिंग के माध्यम से चली जा रही है, कुछ एयर कूलिंग से चली जा रही है, कुछ कूलेंट ले रहा है। फिर भी जो ऊर्जा बची हुई है एग्जॉस्ट गैसों में, उससे चला दिया अब टर्बो चार्जर, जो 15% जो ऊर्जा का जो वेस्ट जा रहा था उसको यूज कर दिया, उससे चला दिया टर्बो चार्जर। तो जो डीजल इंजन से हैं उनमें 25 धन 15 बराबर कितना हो गया? 40% हीट यूज हो गई। समझ में आ गई? अब वो टर्बो चार्जर क्या करता है, ये जब पिस्टन नीचे को जा रहा है तो सक्शन करता है, क्योंकि ये पिस्टन फ्री नहीं है। हिल रहा है ये? नहीं हिल रहा है, वो पूरा इंजन हिल रहा है मगर पिस्टन नहीं हिल रहा। ये पिस्टन इसके अंदर टाइट फिट है, यानी पिचकारी की तरह है। पिचकारी में पानी कैसे भरता है, ये सिरिंज में पानी कैसे भरता है, वहाँ सिरिंज है, इसके अंदर ये जो चल रहा है ये पिस्टन है। जब ये नीचे को आ रहा है, जब मैं इसे नीचे को खींच रहा हूँ, ये अब मैंने इसका छेद बंद कर दिया तो ये ताकत लगानी पड़ रही है, ये एक सक्शन कर रहा है। अब सक्शन करते समय ये क्या कर रहा है, हवा को खींच रहा है। सक्शन के प्रभाव से ही मैंने नीचे को करा, इसने अपने अंदर हवा को खींच लिया। अब मैं जब इसे बाहर निकालूंगा
अब मैंने यहाँ पर वाल्व बंद कर दिया, अब ये पिस्टन ऊपर को जा रहा है, तो जितनी हवा इसके अंदर आई थी वो इसको इस जगह पे दबा रहा है। अब ये मेरे से नहीं दब रही है, क्योंकि ये अब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में इसी तरह जब पिस्टन नीचे की तरफ को जा रहा है तो वो हवा या हवा का फ्यूल का मिश्रण इसके अंदर आ रहा है, और जब ये फिर ऊपर को आ रहा है तो दोनों वाल्व बंद हैं, इसके अंदर जो भी हवा और फ्यूल का मिश्रण आया वह दब गया। अब दबने से वो गर्म भी हो गया, उसके तापमान में वृद्धि हो गई, और करेक्ट टाइम पर उसको स्पार्क मिला, वो जला। जलने से गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ी, तो उन्होंने पिस्टन के ऊपर दबाव डाला और पिस्टन तेजी से नीचे को आया। तो जो पावर मिली इसको नीचे को आने के लिए, जो थ्रस्ट मिला फ्यूल के जलने के बाद, जब इसके अंदर का प्रेशर बिल्ट अप हुआ, उसने जो दबाव डाला, वो दबाव कनेक्टिंग रॉड से वापस क्रैंकशाफ्ट को मिल गया और क्रैंकशाफ्ट तेजी से घूमने लगी। अब जब वो पावर मिल गई तो वो पावर हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं, और ये उसका कुछ भाग, अन्य पिस्टन भी उसी हिसाब से चल रहे हैं नीचे ऊपर। तो ये फिर उसको उस गैस का पता काम हो गया, उस गैस को बाहर निकालना है, इस पिस्टन को फिर ऊपर को लाना है, तो उसने थोड़ा सा क्रैंकशाफ्ट को ही दे दी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जली हुई गैसें निकल गई, और वो इतनी पावर है कि वो पिस्टन को फिर नीचे को ला रही है, तो फिर से सक्शन शुरू हो गया। तो इसी तरह से एज पर फायरिंग ऑर्डर जिस हिसाब से क्रैंक में बने हुए हैं, क्रैंक की प्रोफाइल बनी हुई है, उसी हिसाब से फिर हर सिलेंडर में अलग अलग टाइम पर फायर होता रहा। अब इसमें 4 सिलेंडर हैं, तो जो इसका फायरिंग ऑर्डर रखा जाता है वो 1 3 4 2। पहले 1 नंबर सिलेंडर में फायर होगा, उसके बाद तीसरे में होगा, उसके बाद चौथे में होगा, उसके बाद दूसरे में होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्रैंक के ऊपर दबाव ना पड़े, वह बैलेंस चले। पहले 1 में फायर होगा, फिर तीसरे में होगा, यानी यहीं दबाव पड़ के फिर इसमें कर देते तो ये पीछे वाले, ये है यहां ही मैं दबाव डालूंगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा। मैंने इसको पकड़ा है, ये कई जगह पर बंधा हुआ है, 3 जगह पर मान लिया ये बंधा हुआ है। अब मैं यहाँ दबाव डाल रहा हूँ तो इसमें ये उठने की प्रवृत्ति आ रही है। इससे जो ये बेंडिंग मूवमेंट पैदा हो रही है, तो ये वाइब्रेशन भी कर रही है और इससे वो कमज़ोर भी हो जाएगी। पहला दबाव यहाँ डाला, दूसरा यहाँ पर डाला, तीसरा यहाँ पर डाल के चौथा यहाँ डाल दिया, तो ये बंध गया, अलग अलग जगह बंट गया जो भी फोर्स पड़ रहा है, तो इससे ये बैलेंस घूमती है। इसलिए इस फायरिंग ऑर्डर को इस तरह से रखा जाता है, 1 3 4 2 and 1 5 3 6 2 4। It's enough for the day. Have a great day.